हम लोग संविधान ज्ञान की चर्चा की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और सर्वप्रथम आज के कार्यक्रम की शुरुआत से पहले मैं महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, इस भारत भूमि में जन्मे संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, राष्ट्रीय आचार्य माननीय किशोर बौद्ध साहब, कार्यकारिणी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी तथा पूरे राष्ट्रीय स्तर के सभी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सदस्य, सभी प्रदेश के संयोजक साथियों, सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। और आज हमारे संविधान ज्ञान की चर्चा की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय रतन हमारे द वन एंड ओनली संविधान की चर्चा, संविधान की विस्तृत व्याख्या, जुडिशियल से लेकर के ला आप कहना चाहिए शासन प्रशासन में जो कानून का राज होना चाहिए उसे बेहतर तरीके से समझाने वाले माननीय हमारे प्रोफेसर साहब आरसी धीमान साहब, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। तो मैं चाहूंगा कि समय को ध्यान में रखते हुए हमें संविधान ज्ञान की चर्चा का जो हमारा समय परिवर्तित हुआ है 6:30 से 7:30 के तक होना है, तो आइए मैं चाहूंगा कि आज के हमारे अध्यक्षता कर रहे माननीय चरगोत्रा साहब को मैं चाहूंगा कि आप हमें कार्यक्रम की सुचारू शुरुआत करने का अनुमति प्रदान करें। माननीय चरगोत्रा साहब, आवाज जा रही है? हेलो, जी आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए सर। अनम्यूट करके आप हमें आगे के प्रबोधन कर्ता के लिए हम आमंत्रित करेंगे आपके आज के संक्षिप्त शुरुआत के साथ। तथागत गौतम बुद्ध और बहुजन समाज में जन्मे संत गुरुओं महात्माओं के अभिनंदन करते हुए आज के इस वेबिनार में जहां मुझे आज की अध्यक्षता करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं सेंट्रल टीम और मेरे साथी जो संचालन कर रहे हैं, मैं उनका सबका आभारी हूं। तो ये विलंब ना करते हुए मैं यही चाहूंगा कि अगला कार्यक्रम शुरू करके और हमारे जो प्रोफेसर साहब आरसी धीमान हैं उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि वो अपना प्रबोधन शुरू करें। बहुत बहुत साधुवाद माननीय आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे चरगोत्रा साहब। आपके इस अनुग्रह के बाद हम सीधे आमंत्रित करेंगे आज के हमारे पुनः प्रत्येक सोमवार को संविधान ज्ञान की चर्चा का प्रमुख रूप से प्रबोधन देते हैं, अपने शब्दों से, सरल शब्दों से हमें संविधान की व्याख्या करते हैं। द डायनेमिक पर्सन, द वन एंड ओनली, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी को लेकर आएंगे माननीय रिस्पेक्टेड अवर प्रोफेसर आरसी धीमान साहब। आप आए और आज के संविधान के ज्ञान की चर्चा आरंभ करेंगे। करबद्ध निवेदन है, हृदय से स्वागत अभिनंदन के साथ। मोस्ट वेलकम सर, माननीय प्रोफेसर धीमान साहब। धन्यवाद माननीय अशोक संगवानी जी। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आप सभी लोगों का
इस संवैधानिक वेबिनार में स्वागत करती है। साथियों, यह मेरा डिक्लेरेशन है जो कि देश के समस्त नागरिकों के लिए प्रस्तुत है और इसे जो है मैं सभी कार्यक्रम में प्रस्तुत करता हूँ। तो निश्चित रूप से जो है इसका अध्ययन जो है लोगों ने कर लिया होगा और मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसा कि भारत देश के अंदर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से भारत के संविधान के ऊपर चर्चा की जा रही है, तो आज सोमवार के दिन राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे माननीय रतन लाल चरखोत्रा जी एवं संचालन कर रहे माननीय अशोक सोनवानी जी और इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्लेटफॉर्म पर जो हम लोग संवैधानिक चर्चा कर रहे हैं, इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती जी एवं मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर के पदाधिकारी, उपासक एवं उपासिकाओं एवं देश के हमारे समस्त नागरिकों, जैसे कि संविधान के द्वारा देश चलता है, तो संविधान की जानकारी देश के सभी नागरिकों को इस उद्देश्य से यह स्लाइड लगाई गई है। एक एक बच्चे को संविधान की जानकारी होनी चाहिए और यह तभी संभव है जब इसके लिए एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ और गवर्नमेंट, चाहे वह केंद्र की सरकार हो चाहे वह राज्यों की सरकार हो, उन सबको मिलकर प्रयास करना होगा। जब केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार और एनजीओ मिल करके भारत देश में संवैधानिक चर्चा करने लगेंगे और जैसा कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की मांग है कि भारत के संविधान को जो शिक्षा के माध्यम से, विशेष तौर से अनिवार्य शिक्षा के माध्यम से, विशेष तौर से प्राइमरी से लेके उच्चतर शिक्षा तक इस संविधान की जानकारी दी जानी चाहिए। प्राइमरी स्तर पर आप कार्टून बना करके जो है उनको सिखाइए, मॉरलिटी सिखाइए, संवैधानिक एक सिलेबस बनाइए पूरे देश के अंदर जो है प्राइमरी से लेकर के उच्च शिक्षा तक। यदि जो है इस तरह का प्रयास जो है एनजीओ और सरकारें करती हैं, तो 3 से 4 साल 5 साल में नागरिकों को कानून की जानकारी होने लगेगी और फिर कानून के हिसाब से देश चल रहा है या नहीं चल रहा है, इस बात का अवलोकन यानी मूल्यांकन देश के नागरिक कर सके। इसलिए संवैधानिक शिक्षा बहुत जरूरी है। उनतालीस से ए पर जो है पिछले लेक्चर में चर्चा हुई थी और 39 ए के संबंध में मैंने गहराई से जो है आप लोगों को बताया था और इस
39A पर ऐसा कौन सा अधिनियम पास हुआ है, पारित हुआ है, कैसे देश के लोगों को निशुल्क न्याय प्रदान किया जाएगा, इस संबंध में जो है आज इस पे चर्चा होनी है। परंतु जो है ये सूचना देते हुए कि जो है करीब जो है 4 दिन से 5 दिन से मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा है। तो कभी बुखार आ रहा है, कभी ठीक हो रहा है। तो टेस्टिंग भी मैंने कराई है और दवा भी चल रही है। ठीक भी हूँ थोड़ा और दवा चल रही है। तो इस वजह से स्लाइड जो है नेक्स्ट लेक्चर की तैयार नहीं हो पाई। और एक महत्वपूर्ण बिंदु पर आज जो है हम लोग चर्चा कर सकते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। एक आयोग है अनुसूचित जाति आयोग। तो अभी मैं स्लाइड बंद कर देता हूँ और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग पर जो है मैं चर्चा करता हूँ। और आप यह देखिए कि जो भारत के संविधान निर्माता ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को बनाया है और बनाने के पीछे जो उनकी भावनाएं हैं वो क्या है, तो ये आपको समझ में आएगा। ये भी भारत के संविधान का मामला है और भारत के संविधान के अंदर अनुच्छेद 338 है। अनुच्छेद 338 के अंदर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है। संक्षेप में मैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाके संक्षेप में बताऊंगा कि जब भारत का संविधान बना तो उस समय जो मूल आर्टिकल 338 था, उस मूल 338 आर्टिकल में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए आयोग का निर्माण करने का प्रावधान था। और फिर कालांतर में भारत की विधायिका ने अनुसूचित जनजाति को अनुसूचित जाति के आयोग से अलग करके एक नया आयोग बनाया और वह अलग हो गया। उसका नाम रखा गया 338A, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो आज तो हम लोग जो है सिर्फ अनुसूचित जाति आयोग पर चर्चा कर रहे हैं और अनुसूचित जाति पर चर्चा कर रहे हैं। अनुसूचित जनजाति आयोग पर भी हमारा स्लाइड बिल्कुल तैयार है और भविष्य में जो है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो ये जो 338 वर्तमान समय में भारत के संविधान के अंदर अनुच्छेद है,
उसमें क्या स्थितियां हैं, ये समझने की जरूरत है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 338 एक में यह प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित जातियों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का आयोग होगा। इट इज डिक्लेयर्ड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 38(1). अब जब एक आयोग होगा अनुसूचित जातियों के लिए, तो वह उसकी बॉडी कैसी होगी? तो 338(2) में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 व्यक्ति से मिलकर आयोग बने। यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का जो आयोग होगा उसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 व्यक्ति होंगे। कुल मिला के 5 लोग होंगे। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का, तो इसमें एक महत्वपूर्ण पावर ये दी गई है कि सेवा की शर्तें किस प्रकार से नियुक्त किए गए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के पद की अवधि ऐसी होगी जैसा अध्यक्ष नियम द्वारा अवधारित करे। यानी कि जो ये आयोग है, इस आयोग की सर्विस की टर्म्स एंड कंडीशंस, सर्विस की टर्म्स एंड कंडीशंस आयोग के अध्यक्ष के द्वारा नियम और कायदे बना करके की जाएगी। एक बात, यानी कि जो मेन बात होती है कि व्यक्ति काम स्वतंत्रता पूर्वक तब कर पाता है जब उसकी नौकरी सुरक्षित हो, उसकी नौकरी सुरक्षित हो। तो यहाँ पर आयोग के अध्यक्ष को यह शक्ति प्रदान की गई है कि जो सेवा की शर्तें हैं वह अध्यक्ष द्वारा अवधारित की जाएगी। दूसरी बात यह है कि इनकी जो नियुक्ति है वो उसका टाइम क्या होगा, उसकी अवधि क्या होगी, कितने वर्षों के लिए यह होंगे, यह भी अध्यक्ष द्वारा डिसाइड किया जाना है। इस प्रकार से अध्यक्ष को यहाँ पर एक स्वतंत्रतापूर्ण जो है काम करने की शक्ति प्रदान की गई है। अध्यक्ष के अलावा जो 4 अन्य सदस्य हैं, 5 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी। यानी राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट करेंगे इनका, और आयोग जो है अनुसूचित जाति आयोग, उसको अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करने की शक्ति होगी कि वह जो प्रक्रिया जो भी अडॉप्ट करे वो प्रक्रिया डिसाइड करेगा स्वयं। अब ये जो आयोग बन गया, कमीशन बन गया अनुसूचित जाति का, तो यह काम क्या करेगा? What are the duty of the Scheduled Caste Commission? जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, उसकी ड्यूटी क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और आप लोग यह चेक भी कर सकते हैं कि विगत वर्षों में जो अनुसूचित जाति आयोग रहा है
क्या उसने ये ड्यूटी पूरी करी है, या वर्तमान समय में जो आयोग है वह यह ड्यूटी पूरी कर रहा है, ये आप अपनी जानकारी हो जाने के बाद चेक कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। लेकिन पहले हमें मालूम हो कि व्हाट्स आर द ड्यूटी ऑफ द कमीशन। तो कमीशन की पहली ड्यूटी ये है कि भारत के संविधान में या भारत की विधायिका द्वारा बनाई गई जो विधियां हैं, कानून है, भारत के संविधान में या भारत की विधायिका में जो विधियां हैं उनमें अनुसूचित जाति के लिए जो सेफ गार्ड के विषय रखे गए हैं उन विषयों का इन्वेस्टिगेशन करने की शक्ति है। उन विषयों की इन्वेस्टिगेशन करने की शक्ति है। और न केवल इन्वेस्टिगेशन करने की शक्ति है बल्कि निगरानी भी करने की शक्ति है। ये कमीशन निगरानी भी करेगा, इन्वेस्टिगेशन भी करेगा और उनके एग्जीक्यूशन का मूल्यांकन भी करेगा। कमीशन को यहाँ पर 3 शक्तियां प्रदान की गई है। एक तो अन्वेषण करेगा, इन्वेस्टिगेशन, दूसरा वह निगरानी रखेगा और तीसरा मूल्यांकन करेगा। किन चीजों का मूल्यांकन करेगा? संविधान के अंदर या भारत के अंदर विधायिका द्वारा जो सेफ गार्ड रखे गए हैं उनसे संबंधित विषयों पर इन्वेस्टिगेशन, निगरानी और मूल्यांकन करने की शक्ति है। 338 का और कौन सी शक्ति प्राप्त है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को? तो अनुसूचित जाति के जो समुदाय हैं उनके ऊपर अत्याचार होता है। अब अत्याचार जो अपराध है वह 2 प्रकार से होता है। एक तो व्यक्ति के विरुद्ध होता है। एक व्यक्ति अपनी अटैची में 2 लाख रुपए लेके जा रहा है और क्रिमिनल्स आया और उसको गोली मार दी और उसकी अटैची लेके चला गया, संपत्ति के लिए अपराध हुआ। या कोई महिला जो है जा रही है रोड पे, उसको किडनैप कर लिया। तो अपराध के जो 3 कारण बताए जाते हैं कि जर, जोरू और जमीन, 3 कारणों से अपराध होता है, यह पढ़ाया जाता है। लेकिन मुझे एक कारण और दिखता है जिसके संबंध में चर्चा नहीं होती है। वह कारण है जो सुपरमेसी ऑफ द कास्ट का सिद्धांत है, जाति की सर्वोच्चता का सिद्धांत है। उसके कारण कुछ जातियां अनुसूचित जाति के समुदाय के साथ यानी समुदाय विशेष का सदस्य होने के कारण उनके ऊपर अपराध होता है। These peoples are belongs to शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी। ये लोग शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से हैं, इसलिए उनके साथ
एट्रोसिटीज होती है, अपराध होता है। यानी जाति दुर्भावना भी अपराध का एक प्रमुख कारण है। कोई लेना देना नहीं है किसी व्यक्ति का, कोई मतलब नहीं है, बहुत जेंटिल है, परंतु वह अनुसूचित जाति का है तो उसके साथ अपराध होता है, मानसिक उत्पीड़न होता है, शारीरिक उत्पीड़न होता है, सिर्फ इसलिए होता है कि वह इस कम्युनिटी से बिलोंग करता है। यानी क्राइम अगेंस्ट कम्युनिटी, क्राइम अगेंस्ट कम्युनिटी, कम्युनिटी के विरुद्ध अपराध होता है। तो जब कम्युनिटी के विरुद्ध अपराध होता है तो उसमें उस कम्युनिटी के अंदर रहने वाले समस्त व्यक्ति टारगेट पे आते हैं, चाहे वह जेंटिल हो और चाहे वह जेंटिल ना हो। तो ऐसे जो है अपराध जो होते हैं उनके संबंध में, और दूसरी प्रकृति के जो अपराध होते हैं उनके संबंध में जो शिकायतें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को प्राप्त होती हैं, उनकी जांच करने की शक्ति भी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के पास है। यानी कि जो राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग है उसके पास का के अंदर इन्वेस्टिगेशन की शक्ति थी, इससे पहले जो मैंने बताया अन्वेषण, और यहाँ पे जांच यानी इंक्वायरी की शक्ति है, तो वह अपना जांच करेगा। ये शक्ति प्राप्त है कमीशन को, और कमीशन ऐसे मामलों में एक्शन क्या लेगा आपको मैं बताता हूँ। गांव में क्या है, ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है कि अनुसूचित जाति के सामाजिक आर्थिक विकास की जो योजना बनाई जा रही है, केंद्र की सरकार हो या राज्यों की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो या राज्यों की सरकार हो, यदि अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना बनाई जा रही है तो उस योजना में एक्टिवली राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भाग लेगा। इट इज ए ड्यूटी ऑफ द कमीशन, ये कमीशन की ड्यूटी है कि चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्यों की सरकार हो, अगर कोई योजना बन रही है सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित, तो उस योजना में की मीटिंग में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बैठेगा, पार्टिसिपेट करेगा, और ना केवल बैठेगा, ऐसा नहीं कि जाके बैठ गए और बैठ के उठ के आखिरी मीटिंग में से चले आए, दस्तखत किया और चले आए, ऐसा नहीं है। दूसरा बिंदु ये कहा गया है कि उन पर सलाह दे, उन पर सलाह दे। तो कमीशन अनुसूचित जाति की सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित योजनाओं की प्रक्रिया में भाग ले और उन पर सलाह दे, तथा संघ और किसी राज्य के अधीन जो ऐसी योजनाएं जो अनुसूचित जाति की सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बनाई गई हैं
उन योजनाओं की प्रोग्रेस का मूल्यांकन भी करे। ये बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि ये जो शक्ति दी गई है गांव में कि संघ और किसी राज्य के अधीन विकास की प्रगति का मूल्यांकन कर, क्या विकास हुआ अनुसूचित जाति के लोगों का। ये जो योजना बनाई थी केंद्र सरकार ने, उसका मूल्यांकन भी करे, बहुत बड़ी शक्ति है। केंद्र सरकार के बनाई योजनाओं के मूल्यांकन करने की शक्ति है। राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई योजनाओं के मूल्यांकन की शक्ति है। ये एक बहुत बड़ी शक्ति दी गई है। क्या ये आयोग ऐसा करते हैं? ये एक जांच का विषय है। नेक्स्ट है उन रक्षा पायों के कार्यकरण के बारे में प्रतिवर्ष, यानी कि जो भी सेफ गार्ड रखे गए हैं अनुसूचित जाति के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, उससे संबंधित जो भी रिपोर्ट उनकी बनती है, क्योंकि वो सलाह भी दे रहे हैं योजनाओं को बनाने के लिए, हाउ टू डेवलप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट का आर्थिक सामाजिक विकास कैसे किया जाए, इस योजना में सलाह भी दे रहे हैं, भाग भी ले रहे हैं, और ये योजनाओं में क्या काम हुआ है, कितनी प्रोग्रेस हुई है, इसका मूल्यांकन भी कर रहे हैं। और वह सारी रिपोर्टें जो साल भर उन्होंने तैयार की है, उस रिपोर्ट को वह राष्ट्रपति को देंगे। कम से कम साल में एक बार तो देना अनिवार्य है, देंगे, और अन्य समय भी डिसाइड कर सकते हैं। राष्ट्रपति ऐसे प्रतिवेदनों में उन उपायों के बारे में जो सेफ गार्ड से संबंधित है, उनका प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन यानी एग्जीक्यूशन हो, इसके लिए संघ और राज्य के द्वारा कार्य किया जाना चाहिए तथा अनुसूचित जातियों के संरक्षण, कल्याण, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अन्य उपायों के बारे में सिफारिश करें। यहाँ पर जो है सिफारिश करने की शक्ति दी गई है, और अनुसूचित जाति के संरक्षण, कल्याण, विकास तथा उन्नयन के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करें जो राष्ट्रपति द्वारा या संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन उपबंधों में रहते हुए नियम द्वारा विनिर्दिष्ट करें। कहने का मतलब है कि आयोग को उन विषयों में भी, उन विधियों पर भी कार्य करने की शक्ति प्रदान की गई है जो भविष्य में संसद द्वारा बनाई जाती है या राष्ट्रपति द्वारा कोई विधि अध्यादेश आता है। तो उन विषयों में अगर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति को उसी विधि के अंदर काम करने की शक्ति निहित की जाती है तो वह उस पर भी काम करे। राष्ट्रपति क्या करेंगे? राष्ट्रपति को जो प्रतिवेदन, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, कितनी ज्यादा शक्तियां दी गई हैं और किस तरह से दी गई हैं कि राष्ट्रपति ऐसे प्रतिवेदनों को जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दिए जाएंगे, ऐसे प्रतिवेदनों को संसद के अंदर रखेंगे, संसद के दोनों सदनों में
वहां रखे जाए। यानी ग्राउंड लेवल पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि अनुसूचित जाति के सामाजिक और आर्थिक कल्याण की जो योजनाएं हैं वो ऐसे ऐसे बननी चाहिए ताकि उनकी प्रोग्रेस हो। शिक्षा, सेहत, ये 2 बिंदु तो महत्वपूर्ण है ही, ये बननी चाहिए। और उस योजनाओं का क्या हो रहा है, क्या प्रगति हो रही है, ये शक्ति भी ग्राउंड लेवल पर दी गई है चेक करने की। और वो हुई है या नहीं हुई, कितनी प्रोग्रेस हुई है, इस बात की रिपोर्ट जो है वो जब प्रतिवेदन जो है माननीय राष्ट्रपति को देंगे तो राष्ट्रपति उन प्रतिवेदनों को संसद में रखेंगे और संसद उस पर कार्रवाई करेगी। यदि किन्हीं कारणों से ऐसे किसी प्रतिवेदन को रिफ्यूज कर दिया जाता है, अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो रिफ्यूज करने का कारण भी बताना होगा। रिफ्यूज करने का कारण भी बताना होगा। तो किस तरीके से शक्तियां प्रदान की गई है, ऐसी अवस्था में अनुसूचित जाति का ऐसा हो ही नहीं सकता कि विकास ना हो पाए। यदि जो है संवैधानिक संस्थाएं ईमानदारी से और जिम्मेदारी से काम करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अनुसूचित जाति का विकास ना हो। और जो विकास हुआ है वो इस संविधान की बदौलत है और जो भी विकास होगा इस संविधान की बदौलत होगा। लेकिन जब जितना आप अपने संवैधानिक अधिकारों को जानेंगे, संवैधानिक एजेंसियों को, संस्थाओं को जानेंगे, तो आप ये जान जाएंगे कि जो है किस संस्था को किस तरह काम करना चाहिए और आप बौद्धिक स्तर से काम कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 7 कि जहां कोई ऐसा प्रतिवेदन जिसका कोई भाग किसी ऐसे विषय से संबंधित है जिसका किसी राज्य सरकार से संबंध है, वहां क्या होगा, क्योंकि जो प्रतिवेदन है वो राष्ट्रपति को दिया और राष्ट्रपति ने संसद में रखा और संसद ने उस पर कार्रवाई की। इस तरह से अनुसूचित जाति के लोगों का सामाजिक और आर्थिक विकास हुआ। और अगर कार्रवाई नहीं की तो रिफ्यूजल का कारण भी उसमें लिखा जाएगा। परंतु ऐसे प्रतिवेदन जो स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित हैं, जो प्रतिवेदन दिया है उसका संबंध स्टेट गवर्नमेंट से भी है, तब क्या होगा, तब ऐसे प्रतिवेदन को माननीय राज्यपाल, उस स्टेट के माननीय राज्यपाल उस राज्य की जो विधायिका है, विधानमंडल है, उसके सदन पे रखेंगे। जैसे मान लो उत्तर प्रदेश की हम बात करें कि कोई ऐसा प्रतिवेदन है जो उत्तर प्रदेश से कंसर्न हो रहा है, तो माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश की विधानसभा में यानी विधानमंडल दोनों को जोड़ेंगे, उसमें उस प्रतिवेदन को रखेंगे माननीय राज्यपाल और जो है सदन उस पर कार्रवाई करेगा। परंतु किन्हीं कारणों से अगर जो है वह प्रतिवेदन
अस्वीकृत किया जाता है, तो अस्वीकृत यानी रिफ्यूज करने का कारण भी स्पष्ट रूप से बताना होगा। ये भी जो है एक महत्वपूर्ण शक्ति है। अब आयोग को खंड 5 के उपखंड का में निर्दिष्ट किसी विषय का अन्वेषण करते समय या खंड का में निर्दिष्ट किसी परिवाद के बारे में जांच करते समय विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों के संबंध में वे सभी शक्तियां होंगी जो वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को है। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, इसको समझना बहुत जरूरी है। पावर ऑफ एससी कमीशन, वेरी इंपॉर्टेंट। वो कह रहे हैं कि अभी मैंने आपको बताया कि वो जो ड्यूटी है ना, जो ड्यूटी है एससी कमीशन की 338(5) में ए में मैंने बताया था कि संविधान से संबंधित या दूसरी विधियों से संबंधित जो सेफ गार्ड्स के विषय हैं उसमें इन्वेस्टिगेशन यानी कि अन्वेषण और फिर निगरानी और फिर मूल्यांकन करने की शक्ति होगी। ये खंड काम में बताया गया है। खंड काम में क्या बताया गया है? खंड काम में बताया गया है कि इन्वेस्टिगेशन, निगरानी और मूल्यांकन करने की शक्ति दी गई है आयोग को। दूसरा, खा में क्या बताया गया है? खा में बताया गया है कि अनुसूचित जाति के ऊपर होने वाली अत्याचारों इत्यादि की जो शिकायतें आएंगी उसकी भी वो जांच करे। कैसे करेगा? ये तो उसकी शक्ति बताएगी, और वो शक्ति कहाँ से मिल रही है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को सिविल न्यायालय की शक्ति प्रदान की गई है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग इज जस्ट लाइक ए सिविल कोर्ट। इतनी महत्वपूर्ण शक्ति प्रदान की गई है, वो एक सिविल कोर्ट की उसको शक्ति प्रदान की गई है। वो न्यायालय की भांति काम करेगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। क्या क्या शक्ति प्रदान की गई है उस विषय में बात करते हैं। 8 का में क्या है? न्यायालय क्या क्या करता है? न्यायालय जो है जब किसी केस का ट्रायल करता है तो दोनों पक्षकारों को समन देता है, बुलाता है केस में, सिविल न्यायालय। तो यहाँ पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को समन करने की शक्ति दी गई है। बुलाएगी दोनों पार्टी को, उसके पास पावर है। अगर उसको लगता है कि उत्तर प्रदेश के किसी जिलाधिकारी को समन करना चाहिए तो वो समन कर सकता है, पावर दी गई। अगर उसे लगता है कि गोवा के किसी व्यक्ति को समन करना है तो वो कर सकता है। भारत के किसी भी भाग में किसी भी व्यक्ति को समन कर, कोई भी व्यक्ति कितना भी पावरफुल, कितना भी पैसे वाला हो, कितनी भी सर्वोच्च पोस्ट पे बैठा हो,
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अगर चाहे तो उसे समन कर सकेगा उस मामले में, ना कि केवल समन करेगा, उसको हाजिर कराना भी उसका काम है। और उसकी शपथ लेना, उसकी परीक्षा कराना, ये भी उसको शक्ति प्रदान की गई है जो न्यायालय को होती है। न्यायालय क्या करता है, पहले समन करता है, दोनों पार्टियां न्यायालय में हाजिर होती हैं, हाजिर करा लिया, फिर क्या होगा, शपथ पत्र पे उनसे सारी बातें लिखी जाती हैं, क्या कहना है, स्टेटमेंट, तो वो शक्ति यहाँ प्रदान है। क्रॉस एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं, तो ये काम है शक्ति प्रदान की गई है। काम में क्या है कि किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा कर, कोई दस्तावेज है जिसका अब उस जो है इन्वेस्टिगेशन, जो 2 पॉइंट बताए का और का, उनसे संबंध है, तो वो दस्तावेज वो मांगेगा और जिस अथॉरिटी के पास है वो दस्तावेज ला करके उसे माननीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को देना होगा। आगे शपथ पत्रों पे साक्ष्य ग्रहण करना, जैसा कि मैंने बताया था कि जो माननीय सिविल न्यायालय होता है वह भी जो है एफिडेविट पर जो है साक्ष्य ग्रहण करता है, सबूत इकट्ठा करता है, जो भी कहना है एफिडेविट पे कहना, उसे बोलते हैं हम लोग शपथ पत्र, हलफनामा भी कहते हैं उर्दू में। तो उसी तरीके से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग हलफनामे पर सबूत ग्रहण करेगा, उसको शक्ति दी गई है। अगर मान लो कोई व्यक्ति आता है, बड़ा अधिकारी है और अपनी बात कह रहा है और एफिडेविट पे कह रहा है, और एफिडेविट पे अगर झूठ बोलता है, झूठ कहता है, तो फिर निश्चित रूप से उसको क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगा और वो फिर जो है पनिशेबल ऑफेंस हो जाएगा। तो इसलिए जो है शपथ पत्र पे साक्ष्य लिया जाता है। किसी न्यायालय या कार्यालय से, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को ये जो शक्ति प्रदान की गई है कि किसी न्यायालय से, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, या उच्च न्यायालय हो, उच्चतम न्यायालय हो, या कार्यालय हो, चाहे वो किसी भी भांति का कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा कर, यानी न्यायालय से भी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, जो रिकॉर्ड है, उसको दे सकते हैं और कार्यालय से भी ले सकते हैं, चाहे वो कोई भी कार्यालय, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, लेकिन का और खा से संबंधित मामले। नेक्स्ट और क्या सकती है कि साक्ष्यों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना, जैसे सिविल न्यायालय होते हैं, कमीशन निकालते हैं। डिस्प्यूटेड जमीन होती है तो पक्षकार कहते हैं, ये कोई कहता हमारी है, कोई कहता हमारी है, इतना नाप है, ये है, तो उन विवादित बिंदुओं की जांच करने के लिए न्यायालय कमिश्नर नियुक्त करता है उस पर्टिकुलर केस में, कमिश्नर नियुक्त करता है और वह कमिश्नर वहां जा करके रिपोर्ट बना करके
न्यायालय को सौंपता है। उसी भांति साक्ष्यों और दस्तावेज की परीक्षा के लिए कमीशन निकाल सकता है, कमीशन बना देगा तो जांच करेंगे उसका। इसके अलावा कोई अन्य विषय जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करें, यानी और भी जो है जो राष्ट्रपति कोई नियम बना करके उसको कार्य सौंपते हैं, उस पर भी वो काम कर सकते हैं। इसके अलावा है कि संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जातियों को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर आयोग से परामर्श करेगी। ये समझने का विषय है। क्या है कि इसको रिपीट करके समझाता हूँ। संघ से आशय है केंद्र की सरकार, और राज्य की सरकार की बात की गई है प्रत्येक राज्य की सरकार। ये दोनों ही सरकारें अनुसूचित जाति के को प्रभावित करने वाले ऐसे नीतिगत विषय जिनसे अनुसूचित जाति की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक, ये जो महत्वपूर्ण विषय हैं उन पर प्रभाव डालने वाली नीतियां अगर बनाना चाहती है तो उसको अनुसूचित जाति आयोग से पहले सलाह लेनी पड़ेगी। इसी के एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर दिमाग में आ रहा है तो डिस्कस कर लेते हैं कि प्राइवेटाइजेशन एंड शेड्यूल्ड कास्ट, जो निजीकरण हो रहा है उसका अनुसूचित जातियों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। क्या निजीकरण की जो पॉलिसी है उससे अनुसूचित जाति के लोगों का रोजगार छीन रहा है? क्या कुप्रभाव पड़ रहा है? क्या वहां पर आरक्षण समाप्त हो रहा है? तो प्रथम दृष्टता तो ऐसा दिखता है कि निजीकरण के कारण अनुसूचित जाति के लोगों का आर्थिक क्षति हो रही है, क्योंकि निजीकरण में निजी कंपनियां रिजर्वेशन नहीं दे रही हैं, और जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है अगर वह इसी तरीके से निजी होते रहे तो फिर अनुसूचित जाति के लोगों का आर्थिक लॉस हो जाएगा। तो यह जो नीति है, इस नीति पर आयोग से परामर्श तो किया होगा, निश्चित रूप से किया होगा, और आयोग ने कहा भी होगा, जो भी रिपोर्ट में अपनी कहा होगा, तो ये तो रिपोर्ट देखने पे पता चलेगा। सिर्फ समझाने के लिए ये विषय मैं उठा रहा हूँ। इसी तरीके से जो अनुसूचित जाति पर कुप्रभाव डालने वाली केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की जो नीतियां प्रतीत होती हैं, उन पर जो है उन्हें पहले आयोग से परामर्श करना है। ये पावर है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ये यहाँ पर समाप्त होता है, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जो है ये पोस्टल एड्रेस है। पोस्टल एड्रेस क्या है?
नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, 5th फ्लोर, लोकनायक भवन, खान मार्केट। यहीं पे ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू। और इसकी जो वेबसाइट है वो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। गूगल पे मिल जाएगी। मैं मेरे ख्याल से इसमें कहीं पे मैंने रखी है, ये है। यहाँ से मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको। ये डायरेक्ट जो है हमने ये रखी हुई है डायरेक्ट खोलने के लिए। ये है कमीशन, जो हमारे देश का कमीशन है, नेशनल कमीशन। अब इसको मैं शेयर कर देता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा। अभी शेयर नहीं किया है तो इसलिए नहीं आ रहा है। ये है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ये इसमें संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी कि इसका एड्रेस क्या है। जैसे कि इसका ये पूरा पेज है और ये पोस्टल एड्रेस ये देखिए लिखा हुआ है पूरा, ये जो मैंने बताया। और उसके नीचे ये फोन नंबर्स लिखे हुए हैं। जैसे कि जो सेक्रेटरी है, सेक्रेटरीट ऑफ कमीशन श्री विजय सांपला, ये चेयरपर्सन है, चेयरमैन है इस समय, वर्तमान समय में। और ये उनका ये फोन नंबर है और ये जो है उनका ईमेल एड्रेस है। जे श्रीमती किरण जॉली, ये सीनियर पीपीएस 2 चेयरमैन, तो उनका भी ये फोन नंबर लिखा हुआ है और उनका ये ईमेल लिखा हुआ है। तो ये सारी जो जानकारियां हैं अगर आपके पास होती हैं तो आप अनुसूचित जाति के ऊपर होने वाले अत्याचारों की जानकारी आप वहां भेज सकते हैं। और ऑनलाइन जो है भी जो है कंप्लेन करने की प्रक्रिया है इसमें। तो ये सर्च करके ये पूरा ये एड्रेस है, फोन पे बात भी कर सकते हैं। इस तरीके से ये पूरा सिस्टम है। यहाँ पे गई ये होम है, होम को खोल के देखते हैं। क्या रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट सौंपी है, वो भी इसमें आपको मिल जाएगी। कितनी मीटिंगें हुई, क्या एडवाइज हुई, कितने प्रपोजल सदन में अस्वीकृत हुए, कितने स्टेट ने अस्वीकृत किए, आयोग ने कौन कौन सी अनुसूचित जाति की सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित योजनाओं में भाग लिया, क्या सलाह दी, उस पर क्या कार्रवाई हुई, क्या निगरानी रखी, क्या प्रगति हुई।
इसमें क्या क्या फीड है ये पूरा वेबसाइट देख करके आप समझ सकते हैं, और क्या फीड होना है उसकी सलाह भी दे सकते हैं। तो ये जो है पूरा पेज है। इस पेज में ये देखिए ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरे कर्सर के माध्यम से देख रहा होगा, ये ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन, इसको क्लिक कर दीजिए लेफ्ट साइड से। अब एक में यहाँ पे खुलकर आ रहा है, कंप्लेन करनी है, यहाँ चलेगा लॉग कंप्लेन में, ये कर दिया। तो क्या है कि जो आज यहाँ पर ईमेल आईडी डालनी है लॉगिन करने के लिए, पासवर्ड डालना है, और चेक कंप्लेंट स्टेटस, यहाँ पर क्या कंप्लेन का स्टेटस है ये चेक हो जाएगा। इस तरीके से हमको इस वेबसाइट को खोल करके समझना होगा, समझाना होगा, पहले समझना होगा, फिर जो अनुसूचित जाति के लीडर हैं उनको समझाना होगा कि ये आयोग की शक्तियां हैं, पावर है, यहाँ कंप्लेन कैसे होगी। और जब उन्हें जानकारी होगी अनुसूचित जाति के लीडर को, तब वहाँ सही ढंग से लीगल वे में काम कर सकेंगे। क्योंकि आज की जहाँ विधि का शासन है देश के अंदर, तो फिर विधियों की जानकारी होनी चाहिए। अगर विधियों की जानकारी है तो फिर बात बन जाएगी। तो 10 मिनट एक्स्ट्रा हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर वेबसाइट दिखा देना जरूरी मैंने महसूस किया। तो अब यहीं पर मैं अपने लेक्चर को समाप्त करता हूँ, और अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग के संबंध में एक बात बता के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि जितनी शक्तियां अनुसूचित जाति आयोग को दी गई हैं, सेम उतनी ही शक्तियां सेम पैटर्न पर अनुसूचित जनजाति को भी दी गई हैं 338A में, जो कभी भविष्य में समझा। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को दोनों को समान रूप से समस्त शक्तियां प्राप्त है, जो मैंने समझाई है। और अनुसूचित जनजाति के लीडर भी इस तरीके से समझ बूझ करके काम कर सकते हैं। अब मैं अपने लेक्चर को समाप्त करता हूँ। जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद परम सम्माननीय हमारे प्रोफेसर धीमान साहब। आपका सेहत ठीक न होने के बावजूद भी आपने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का मान सम्मान बढ़ाया है, और आप अपने इस कोरोना काल में भी अथक संघर्ष प्रयास से हम समस्त देशवासियों को निःशुल्क विधिक की जानकारी दे रहे हैं। मैं पूरे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के पूरे संघ की ओर से आपको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। कामना करता हूँ कि आप बहुत जल्द स्वस्थ होंगे, और फिर अपनी बेबाकी बड़े सरल शब्दों में आने वाले समय में और अनुच्छेद और बहुत सारी संवैधानिक जानकारियां हमें आपसे मिलती रहेंगी। ढेर सारी आशा और अपेक्षाओं के साथ पुनः मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। आइए हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे जम्मू कश्मीर के प्रदेश संयोजक माननीय रतनलाल चड़गोत्रा साहब, आप आए और अपना हमारे जुड़े हुए समस्त साथियों को अध्यक्षीय प्रबोधन प्रस्तुत करेंगे। माननीय चड़गोत्रा साहब,
स्वागत अभिनंदन है। अपना माइक अनम्यूट कर आप अपनी बात रखें। नमो बुद्धाय, जय भीम। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। जी साहब आ रही है। आज के इस वेबिनार में हमारे रिस्पेक्टेड प्रोफेसर साहब आरसी दिमान साहब ने जो विषय आज का लिया था, मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ हूँ। और जो कि शेड्यूल कास्ट, और वैसा ही उन्होंने बताया कि 338 ये शेड्यूल ट्राइब के लिए भी है। लेकिन मुझे उस वक्त बाबा साहब की बात याद आती है कि संविधान तो बाबा साहब ने, विधि जो बाबा साहब ने जो लिखी वो बड़ी एक नायाब तोहफा दिया भारत के मूल निवासियों को। लेकिन जो लोग इसको लागू करने में हैं और जिनके हाथ में संविधान है, अगर त्रुटि है तो वहां पर हम देख सकते हैं। साथियों, राष्ट्रीय बोध सभा के माध्यम से जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो हफ्ते में कम से कम 5 दिन हमें किसी ना किसी विषय पर हम वेबिनार पर जुड़ते हैं और अपनी बात आगे रखते हैं। और इससे मुझे लगता है कि जो काम हमारा अधूरा रह गया था वो हम जल्दी पूरा करने की कोशिश में है। और हमारे संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती जी और बादल सिंह बोध जी कार्यकारिणी अध्यक्ष और सारे साथी जुड़े हुए हैं इस राष्ट्रीय बोध सभा के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। मैं उन सब का अति आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि जब हम मैं बात शुरू करूंगा तो बड़ी दूर जाना पड़ेगा। तो जब मैं 30 साल का था तो सोचता था कि मुझे अच्छा रास्ता मिल गया, लेकिन सोचता था कि मैंने शादी वादी उस वक्त कर ली थी। लेकिन उसके बाद मान्यवर कांशीराम मिले तो मैंने सोचा था ये क्यों मैं पीछे रह गया। फिर उनके साथ 40 साल बिताने के बाद जब आज राष्ट्रीय बोध महासभा के साथ जुड़ा, तो ये मुझे दोबारा इस उम्र में 70-72 साल की उम्र में ये महसूस होने लगा। तो मैं तो बहुत पीछे रह गया। मुझे तो इस चीज का जो हमारी बुजुर्गों हमारी संतों महात्माओं की जो गाथा थी वो हमसे नाम तो जरूर सुने, लेकिन उनके कदमों पर चलकर अपने समाज का उत्थान करने के लिए अब हमारे पास समय नहीं बचा है। तो ज्यादा मुझे परेशानी यही मैं महसूस करता हूँ कि काश कि ये मैं 10-20 साल पहले से हम जुड़ जाते और इस कारवां को आगे ले जाते। तो मैं आज के इस वेबिनार पे जुड़े हुए तमाम साथियों का, जो भी 80-85 आदमी जुड़े थे, मैं उनका अति आभार प्रकट करते हुए उन सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जो आने वाली जनरेशन है उनको इस जो राष्ट्रीय बोध महासभा ने कार्यक्रम जुड़े हैं वो एक से बढ़कर एक है, और इन सब को साथ जुड़कर अपनी बिगड़ी हुई बात को हम बना सकते हैं। तो मैं राष्ट्रीय बोध सभा का भी बहुत आभार प्रकट करता हूं, और आज के संचालक श्री अशोक सोनवानी का भी, और श्री खेमचंद जी का भी, यो सोलंकी जी का भी मैं अति अभिनंदन करता हूं। तो इसके साथ अगली कार्रवाई के लिए आप इस प्रोग्राम को समाप्ति की ओर ले जाएं, यही मेरी एक इंतजार है। बहुत बहुत साधुवाद पूरे संगठन की ओर से, जुड़े हुए समस्त साथियों की ओर से। आपका आज हमें कीमती समय मिला। अध्यक्ष जी, आपका प्रबोधन के पश्चात हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे पूरे देश भर को एक माला की तरह पिरोने वाले परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक महोदय माननीय धर्म प्रकाश भारती जी हैं। आभार स्वरूप आप आए और हमें संबोधित कर आपके कार्यक्रम के समापन की घोषणा करेंगे। माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब। मेरी जी जी, हेलो। हाँ, मेरी आवाज आ रही है?
आवाज क्रैक हो रही है साहब। एक मिनट। अब आ रही है? यस यस परफेक्ट है आ रही है सर, अच्छी आ रही है। जी। तो महापुरुषों को नमन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर आरसी धीमान साहब का। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के जो अधिकार हैं उनके बारे में उन्होंने आज हमें विस्तार से जानकारी दी। और मैं एक खुशी की बात बता दूं कि 1997 में जब हमारी सरकार यूपी में बनी थी तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का सदस्य बनाया था। तो मैं स्वयं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य भी रहा हूँ। रिटायर्ड आईएएस हमारे अध्यक्ष थे, तो थोड़ी बहुत जानकारी मुझे पहले से थी, लेकिन जितनी डिटेल में जाके आज आरसी धीमान साहब ने बताई है ये जानकारी हमें इतने डिटेल में नहीं थी। तो बहुत अच्छा उनका प्रबोधन है, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। हमारे जो आज की अध्यक्षता कर रहे हैं रतनलाल चरगोत्रा साहब, हमारे बड़े भाई, बहुत ही सीनियर हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और उन्होंने बड़ा अपने शब्दों में दुख व्यक्त किया। कब मेरी 70-72 वर्ष की उम्र हो गई है, समय कम बचा है मेरे पास, और ये बहुत पुण्य का काम है, धम्म का, इसे हमें बहुत पहले से करना चाहिए था। तो मैं एक तो कुदरत से प्रार्थना करता हूं कि वो स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें और हमारा मार्गदर्शन करें। और एक निवेदन मैं और करना चाहता हूं कि पूरे देश भर में, जम्मू कश्मीर में तो वो हमारी हेल्प कर रहे हैं, पूरे देश भर में हमें जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके तो युवाओं को तैयार करें, जिससे हमारा भविष्य, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का भविष्य अभी से सुनिश्चित हो जाए और युवाओं के हाथ में आ जाए। इसके लिए आज मेरी बातचीत हुई थी मास्टर बादल सिंह बौद्ध साहब से, तो उनका भी ऐसा सोच था कि सर युवाओं का एक प्रोग्राम रखा जाए। तो 12 जून शनिवार को हम लोग युवाओं का ही एक प्रोग्राम रखने के लिए जा रहे हैं। वो अम्बेडकर अनुयायी युवाओं का ही कार्यक्रम रहेगा, उसमें युवा ही संचालन करेंगे, युवा ही अध्यक्षता करेंगे और युवा ही उसके वक्ता होंगे। तो ये मैंने आप लोगों के बीच में निवेदन किया है। अशोक शोनवानी साहब बहुत अच्छा संचालन करते हैं, उनको बहुत बहुत आभार। और जितने साथी भी पूरे देश से आज जुड़े हैं उन सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त। उन्हें एक बार इस निवेदन के कि निःशुल्क संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान का भाग आपको प्राप्त हो रहा है। कृपया आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें जोड़ें। जो आप प्राप्त कर रहे हैं, आप जो ज्ञान सुन रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा साथियों तक पहुंचे, ये मेरी प्रार्थना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आगे सभ्य सत्ता के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बादल सिंह बौद्ध साहब और संचालक जी दोनों मिलकर सभ्य सत्ता के माध्यम से आज के प्रोग्राम को समाप्त कराने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय। बहुत बहुत साधुवाद, आभार माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब। आइए प्रारंभ करते हैं मंगल गाथा के विधिवत जो अंतिम समापन है। सभी साथी अपने अपने स्थान पर शुरू करेंगे।